हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर यूनिट 3 वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस। तो देखो, अभी तक हम कर चुके थे, लास्ट अगर आप सेशन देखेंगे तो हम वैदिक लिटरेचर कर रहे थे और इसमें हम संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स हम फिनिश कर चुके थे। सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं वेदांग के बारे में। देखो, 6 तरह के वेदांग थे। अब वेदांग मतलब ये वेदों की स्टडी करने के लिए, क्योंकि वेद बहुत पहले लिखे गए थे और वो श्रुति के फॉर्म में थे, यानी कि सुनने की फॉर्म में थे। स्क्रिप्ट बहुत बाद में आके बनी, फिर जब वो लिखे गए तो उसको स्टडी करी गई कि इसमें हर चीज़ का मतलब क्या है, वेदों में क्या क्या लिखा गया है। तो उनकी स्टडी के लिए 6 वेदांग आए। एंड ये क्या क्या स्टडी करते थे, अब ये देखते थे कि फर्स्ट इज शिक्षा। 6 जो वेदांग हैं उसमें जो पहला वेदांग है वो शिक्षा यानी कि फोनेटिक्स। वो देखते थे कि जो वेदों में भजन हैं, हिम्स हैं, उनका उच्चारण, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कौन सी सबसे सही प्रोनाउंसिएशन है। तो फोनेटिक्स में यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक हिम्स, ये आ जाता है आपका शिक्षा में। नेक्स्ट आपका आता है कल्प। कल्प वेदांग टॉक्स अबाउट रिचुअल कैनन। कैनन मतलब होता है, जैसे हिंदी में इसका सटीक वर्ड है विधि, विधि का विधान जैसे हम बोलते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स हैं रिचुअल्स के, रीति रिवाज के, कैसे रीति रिवाज निभाने हैं, किस टाइम पे कौन सी रस्म निभेगी, उसके बारे में जो ज्ञान था वो कल्प वेदांग में स्टडी किया गया है। सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस एंड सिस्टमैटिक सूत्रास। तो कोई भी बलि चढ़नी है तो वो किस तरीके से चढ़नी है, किस टाइम पे चढ़नी है, क्या मुहूर्त निकलता है, ये सब चीज़ें रिचुअल कैनन कल्प में दी गई थी। फिर आता है आपका व्याकरण। व्याकरण तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ग्रामर यानी कि संस्कृत। अब उस टाइम की संस्कृत वॉज डिफरेंट फ्रॉम जो आज की क्लासिक संस्कृत है। उस टाइम की संस्कृत को बोलते हैं आर्काइक संस्कृत, जो कि थोड़े अलग उसमें ग्रामर थी। तो उस टाइम की ग्रामर को समझने के लिए फिर एक पूरी बुक ही आनी पड़ी। 6 वेदांग में से जो एक बुक है व्याकरण की, तो वो वहाँ की मात्राओं को, वहाँ की कॉन्सोनेंट्स या वोवल्स जो होते हैं, उसको समझने के लिए ये बुक आई। चौथा जो वेदांग है वो है निरुक्त वेदांग यानी कि एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब ये होता है कि कोई शब्द अगर है उसका रूट शब्द क्या है। ठीक है, मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन वर्ड का मेन वर्ड है प्रोनाउंस, यानी कि अगेन उसको उच्चारण कैसे है। तो प्रोनाउंस से प्रोनाउंसिएशन आगे डेरिवेटिव वर्ड बनता है, तो प्रोनाउंस उसका रूट वर्ड हुआ। इसी तरह से निरुक्त वेदांग में ये देखते थे कि हर जो वर्ड वेदा में लिखा गया है उसका रूट वर्ड क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है। आपने अगर स्पेलिंग बी कंपटीशन का नाम सुना होगा, जो यूएस में हर साल होता है, और हर पिछले 15-16 साल से इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स ही उसमें जीतते हैं। तो दे ऑलवेज आस्क, आपने देखा होगा, तो उनको बेसिकली एक वर्ड दिया जाता है और उनको उसकी स्पेलिंग बतानी होती है। ठीक है, तो वो हमेशा रूट ऑफ द वर्ड ज़रूर पूछते हैं, उसकी एग्जैक्ट करेक्ट स्पेलिंग गेस करने के लिए। तो दैट इज एटिमोलॉजी कि एक वर्ड का रूट क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका छंद। छंद, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। छंद मतलब ये होता है कि जैसे कबीर के दोहे थे, तो दोहे किसको बोला जाता है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इतनी मात्राएं फर्स्ट सेंटेंस में, इतनी मात्राएं सेकंड सेंटेंस में, फिर उसकी राइमिंग क्या बनती है, ये सब चीज़ें आती हैं छंद वेदांग में। तो ये मीट्रिक्स की स्टडी करते हैं कि ये जो टाइप ऑफ मीटर यूज्ड इन वैदिक हिम, कि एक पर्टिकुलर वेद के भजन में किस तरह की राइमिंग यूज़ हुई है, किस तरह का कपलेट उसमें बन रहा है, छंद किस तरह का बन रहा है। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ मात्राएं या कितने शब्द उसमें यूज़ किए गए हैं एक सेंटेंस में, उसकी नेक्स्ट सेंटेंस से क्या राइमिंग बन रही है, उसके अगले 4 सेंटेंस से क्या राइमिंग बन रही है। राइमिंग के भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे ए बी बी या ए बी। अब ए बी बी में फर्स्ट सेंटेंस इज राइमिंग विद सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस इज राइमिंग विद फोर्थ। अगर ए बी है तो फर्स्ट सेंटेंस इज राइमिंग विद
थर्ड सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइमिंग विथ फोर्थ। तो ये पोयम में भी आपको ये राइमिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है ज्योतिष वेदांग, स्टडी ऑफ वेदास। इसमें है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, यानी कि तारों के बारे में। अब एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी तो आपका ज्योतिष हो गया, बट उस टाइम पे भी ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी, यानी कि आज की तारीख में जिसको हम एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वो दोनों ही ज्योतिष में आते थे उस टाइम पे। बट यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी आप लिखेंगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं लिखेंगे। ऑस्पिशियस डेट्स एंड टाइम, तारों के ग्रहों की पोजीशंस को देख के कौन सा मुहूर्त निकलता है, ये सब चीज़ें आती थी। एस्ट्रोनॉमी इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ पे एक्चुअली में अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी को भी एक विज्ञान बोला गया है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ साइंटिफिक स्टडी। आजकल उसका कह लीजिए डिटीरियोरेशन हो चुका है, तो हम उसको एस्ट्रोनॉमी से अलग देखते हैं। बट उस टाइम पे ज्योतिष वॉज अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वो भी एस्ट्रोलॉजी भी उस टाइम पे विज्ञान था। ठीक है, तो 6वां जो आपका वेदांग है दैट इज ज्योतिष वेदांग। ये 6 वेदांग हैं। कौन कौन से वेदांग की क्या क्या पर्पस था वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हम सोसाइटी पे चलेंगे। वील कंपेयर ऋग्वेदिक एज की सोसाइटी को लेटर वैदिक एज की सोसाइटी से। उससे पहले सरस्वती रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सरस्वती रिवर जो है ऋग्वेदिक एज की या वैदिक एज की सबसे पवित्र नदी बोला गया है इसको, और ये बार बार इसका मेंशन हमें मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पायस रिवर, द मोस्ट पायस, सबसे पवित्र रिवर है ये ऋग्वेदिक पीरियड की, और इसको अलग अलग नामों से बुलाया गया है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे देखिए, किसी भी पानी के स्रोत की इंपॉर्टेंस किसी सिविलाइजेशन के फ्लरिश होने में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उसको माते तमा बोला गया है। माते तमा मतलब बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स। माते मीन्स मदर, तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल। फिर आता है देवी तमा। देवी तमा मतलब बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस। ठीक है, सारी देवियों में सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो गॉडेस है वो सरस्वती रिवर है। फिर नदी तमा, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। तो माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, इसकी प्रशंसा में, इस नदी सरस्वती नदी की प्रशंसा में ये गुणगान गाए गए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, ऋग्वेदिक एज की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, धर्म कैसा था, क्या वहाँ पे पेट्रियार्की थी, औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता था, ये सब हम अब पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक एज पे आ जाओ। अब देखो, ऋग्वेदिक एज में सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी वाज, पहले भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक का मतलब ये होता है, नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैडिक मतलब नोमैड वर्ड से आया है ये। नोमैड मतलब होता है कि जो एक ठिकाने पे लोग नहीं रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बंजारे होते हैं, बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में या पानी की तलाश में, किसी भी चीज़ सर्वाइव करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस वाज सेमी नोमैडिक, मतलब ये सेटल्ड भी थे कुछ हद तक ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते भी थे। तो ये हो गया सेमी नोमैडिक। कुछ टाइम के लिए ये ट्रैवल करते थे, और फिर जब इनको कोई एक ढंग की जगह मिलती थी जहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए रह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकें, अपनी खेती कर सकें, फिर अगेन जब मौसम बदलता था, सीज़न बदलते थे, तो अगेन ये दूसरी जगह की तलाश में चल पड़ते थे। तो सेमी नोमैडिक सोसाइटी थी। इट वॉज नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब कि इक्वालिटी नहीं थी सोसाइटी में। इगैलिटेरियन वर्ड आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी सुना होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उसको जो फ्रेंच वर्ड्स हैं उसमें इक्वालिटी वर्ड नहीं है, इगैलिटी है। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब होता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी नहीं थी सोसाइटी में ऊंच नीच थी। बट यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो ऋग्वेदिक एज है, ऋग्वेदिक एज का पीरियड आता है 1500 से 900 BC। ठीक है, जो टोटल वैदिक एज आपकी आती है दैट इज 1500 से 500 BC। उसमें ऋग्वेदिक एज जिसको फर्स्ट पार्ट बोला गया है वैदिक एज का, दैट इज 1500 टू 900 BC से 500 BC इज योर लेटर वैदिक एज। ठीक है,
तो अभी हम जब ऋग्वेदिक एज की बात कर रहे हैं, ये जो हमने सब अभी पढ़ा है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1500 से 900 BC। इसको अर्ली आयरन एज भी बोलते हैं, लेटर ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, बिकॉज ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करी थी, तो दैट इज प्रॉपर ब्रॉन्ज एज। उसके खत्म होने के बाद जब वैदिक एज शुरू होती है तो दैट इज लेटर ब्रॉन्ज एज। एंड 1000 BC ऑनवर्ड्स, देखो 900 BC तक आपका चल रहा है ऋग्वेदिक एज, तो 1000 BC से हम मानते हैं आयरन एज शुरू होती है, तो इसको अर्ली आयरन एज भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी सोसाइटी में, एंड डिवीजन ऑफ लेबर थी और जेंडर। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि कुछ लोग एक तरीके का काम करेंगे और कुछ लोग अलग तरीके का काम करेंगे। लेबर की डिवीजन, कौन इंसान कौन से ग्रुप ऑफ पीपल क्या काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर थी एंड डिवीजन ऑफ जेंडर भी थी। जेंडर मतलब औरत और मर्द का सोसाइटी में क्या काम होगा, औरत क्या काम करेगी, मर्द क्या काम करेगा, वो भी डिवाइडेड था। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्लेवरी, दास्यु हत्या वर्ड बार बार ऋग्वेद में आया है। ठीक है, तो इसका मतलब दास वर्ड था, इसका मतलब स्लेवरी थी और उनकी हत्या होती थी, तो स्लेवरी की एक बहुत ही अगली फॉर्म थी ऋग्वेदिक एज में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इट वॉज एन इक्वालिटी, इट वॉज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे उस टाइम पे भी स्लेव्स थे, और उस टाइम पे जो ऋग्वेदिक एज में वर्ण सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। लेटर वैदिक एज में 900 BC के बाद कास्ट सिस्टम आता है। तो अगर आप 1500 से 900 BC की बात कर रहे हैं, यानी कि आप ऋग्वेदिक एज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था, वहाँ पे वर्ण सिस्टम था। कास्ट सिस्टम आपका आएगा लेटर वैदिक एज में 900 BC के बाद। ठीक है, फिर आपका आता है आर्यन ट्राइब। अब देखो, ऋग्वेदिक एज, ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज अ ट्राइबल सोसाइटी। शहर नहीं थे उस टाइम पे, शहर आएंगे आपके नेक्स्ट यूनिट में, महाजनपदास, जिसको सेकंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोला गया है। तो जब वैदिक एज की हम बात करते हैं तो दैट वाज अ ट्राइबल सोसाइटी। जंगलों में रहते थे, सेमी नोमैडिक थे, इधर उधर से ट्रैवल करते थे, थोड़ी बहुत खेती करते थे। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी थी। और पेस्टोरलिस्ट थे, चरवाहे थे, गाय भैंसों का पालन करते थे, भेड़ बकरी का पालन करते थे। तो आर्यन ट्राइब थी, एंड ट्राइब के लिए वर्ड है जनाज। अब किंग को क्या बोलते थे, किंग को बोलते थे राजन या गोपदी या गोपा। ठीक है, दिस वॉज द वर्ड यूज्ड फॉर किंग इन वेदास। क्वीन को बोलते थे महिषी। ठीक है, महिषी। और वेल्दी पर्सन को बोलते थे गोमत। अब ये क्वेश्चन, ऐसी टर्म्स आपको बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि ऐसी टर्म्स पे ही मैच द फॉलोइंग प्रीलिम्स में आ जाते हैं या स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। गोमत मतलब क्या है, गोमत मतलब वो नहीं है, कुछ और मतलब नहीं है, इसका मतलब एक वेल्दी पर्सन। इसको आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि गोमत, गऊ से, जिसके पास उस टाइम पे गाय जो पालता था वो एक वेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आता था, एक अमीर इंसान की कैटेगरी में आता था, तो उसको गोमत का मतलब वेल्दी पर्सन भी है। राजन, गोपति इज फॉर किंग, महिषी इज फॉर क्वीन। नेक्स्ट आ जाओ अयास। अब प्रोनाउंसिएशन, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, अयास है, आयस है, जैसा भी है। अयास कॉपर या ब्रॉन्ज को बोलते थे। ठीक है, उसके सिक्के को या उस मेटल को बोलते थे। इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे मेटल के एक्सट्रैक्शन की, जिसको हम मेटलर्जी, स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, तो मेटलर्जी का ज्ञान था, स्मेल्टिंग का ज्ञान उस टाइम था। और ये हमने अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा है, जब हमने डांसिंग गर्ल देखी थी जो मेटल कास्ट से बनी थी, वो भी ब्रॉन्ज की थी। तो ब्रॉन्ज, अगर आप कभी कंफ्यूजन में है कि ब्रॉन्ज एज में आता है कि नहीं, तो इंडस वैली की वो डांसिंग गर्ल याद रखिए, उससे आपको याद रहेगा कि हाँ वो ब्रॉन्ज एज में आती है इंडस वैली। और यहाँ पे आपको कॉपर या ब्रॉन्ज, अगेन अयास टर्म यूज़ होती थी कॉपर या ब्रॉन्ज के लिए। तो फिर अगेन आप ये याद रखेंगे कि ये लेटर वैदिक एज, इंडस वैली के बाद अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन आएगी, तो ये इनको भी नॉलेज थी मेटल की, तो ये लेटर ब्रॉन्ज एज का पीरियड की बात हो रही है। फिर वर्ड है एक निष्क। निष्क या निष्का नहीं बोलते, निष्क बोलते हैं। निष्क वर्ड एक गोल्ड का पीस या गोल्ड का एक ऑर्नामेंट होता था, जो इसकी एक फिक्स्ड वेट और फिक्स्ड वैल्यू होती थी। अब एक तो हो गया कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट, बट दिस इज समथिंग विच हैड अ फिक्स्ड वेट एंड वैल्यू। अब किसी एक कीमती चीज़ की अगर हम फिक्स्ड वैल्यू दे दें या फिक्स्ड वेट दे दें, व्हाट डज इट मीन, क्या किया जा रहा है यहाँ पे?
थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप कोई करेंसी बनाते हैं, अगर आपके पास एक कॉइन होता है, पहले टाइम पे अशर्फियाँ होती थी, अब एक अशर्फी को करेंसी के तौर पे हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब उसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वेट है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। जहाँ फिक्स्ड वेट और फिक्स्ड वैल्यू आ जाता है, मतलब दैट पीस इज़ बिन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। बार्टर सिस्टम से ऊपर उठ गए हैं और करेंसी का यूज़ हो रहा है। तो इस टाइम में करेंसी सिस्टम के तौर पे निष्क, एक गोल्ड ऑर्नामेंट यूज़ होता था, एंड बार्टर सिस्टम तो ऑलरेडी था ही। तो दोनों सिस्टम चलते थे, बार्टर और करेंसी सिस्टम। करेंसी में निष्क वर्ड यूज़ होता था। फिर आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाओ, सोसाइटी कैसी थी? अब सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल एंड पेट्रीलिनियल। पेट्री जब वर्ड आता है, दैट मीन्स पिता की बात हो रही है, ठीक है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पितृसत्तात्मक सोसाइटी। आर्कल मतलब होता है कि पावर किसके पास है? पावर है पिता के पास। लीनियल जब वर्ड आता है, लीनियल मतलब कि लीनिएज, यानी कि जो संपत्ति है वो किस से किसकी ओर ट्रांसफ़र हो रही है। पेट्रीलिनियल सोसाइटी मतलब कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है, लैंड एक प्रॉपर्टी है, लैंड का जो ट्रांसफ़र है वो पिता से पुत्र की तरफ ट्रांसफ़र होता है, उसमें बहन को या पत्नी का कोई शेयर नहीं है। तो सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल, यानी कि पिता के पास पावर होती थी, अथॉरिटी होती थी कोई भी डिसीजन लेने की। और पेट्रीलिनियल मतलब है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र पिता से पुत्र की तरफ हो रहा है। लीनिएज क्या है? पिता से पुत्र की ओर, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। औरतों की यहाँ पे पोजीशन अच्छी थी काफ़ी हद तक, बट स्टिल ओवरऑल सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल एंड पेट्रीलिनियल। फिर कुछ टर्म्स हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें यूपीएससी आराम से बहुत इजीली एक मैच द फॉलोइंग बना सकती है, या किसी भी फॉर्म में, या प्रीलिम्स में बहुत इजीली एक सवाल बन सकता है। देखो, कुल क्या होता है? कुल मतलब होता है फैमिली। जैसे आपने जो सास बहू सीरियल होते हैं उसमें कुलच्छिनी या कुल से रिलेटेड बहुत सारे अब्यूजेस आपने सुने होंगे। तो कुल मतलब होता है फैमिली। ग्राम, गांव से वर्ड आया है, मतलब गांव वर्ड ग्राम से आया है। इनफैक्ट ग्राम इज़ फॉर विलेज। विस क्लैन के लिए। तो बेसिकली फैमिली इज़ अ स्मॉलेस्ट ग्रुप, उसके बाद अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म्स अ विलेज, अ ग्रुप ऑफ विलेज फॉर्म्स अ क्लैन, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ क्लैंस, बहुत सारे क्लैंस को आप मिला देंगे तो ट्राइब बनती है, जिसको जन भी बोलते हैं, जन, ठीक है। तो सबसे बड़ी है ट्राइब, ठीक है। फिर आपका है क्लैन। ट्राइब के अंदर बहुत सारे क्लैंस होते हैं, क्लैंस के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, गांव के अंदर बहुत सारी फैमिली होती है। तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके फैमिली में। फिर गांव का भाईचारा आता है, फिर आपके क्लैन का, आपके विस का, एंड फिर ट्राइब का, आपके जन का। तो ये आप सीक्वेंस याद रखें। सबसे बड़ा ग्रुप है ट्राइब और सबसे छोटा ग्रुप है कुल। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स। कास्ट के बेसिस पे ऋग वैदिक सोसाइटी अभी डिवाइड नहीं हुई है, अभी सिर्फ वर्ण सिस्टम चल रहा है। कास्ट सिस्टम आएगा आपका लेटर वैदिक एज में। तो यहाँ पे वर्ण के बेसिस पे डिवाइडेड थी, वर्ण या कलर के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं। देखो, कलर के बेसिस पे भेदभाव हो रहा है, तो रेसिज्म इज देयर। यू कैन से कि हाँ, ऋग वैदिक सोसाइटी में रेसिज्म एग्जिस्टेड, क्योंकि वर्ण सिस्टम था एंड वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन कलर, ठीक है। अब कलर कैसे? जो वैदिक लोग थे, जो आर्यंस थे, आर्यंस वर लिटिल फेयर, जो आप कहते हैं कि मैक्स मुलर ने कहा था कि सेंट्रल एशिया से आए थे घूम के, ईरान से आए थे घूम के, तो वो वैदिक लोग उनको बोला गया है। तो वो आए वहाँ से, उनका कलर थोड़ा फेयर था। जो नॉन वैदिक लोग थे, जो इंडिजिनस लोग ऑलरेडी कुछ यहाँ पे रहते थे, उनका कलर थोड़ा डार्क था। इसीलिए आज की सोसाइटी में भी जब आप देखते हैं तो ये बोला जाता है, इट इज़ वन ऑफ द थ्योरीज, कि जो नॉर्थ में जो लोग हैं वो फेयर इसलिए हैं बिकॉज वो आर्यंस थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, एंड व्हेन दे केम हियर, तो जो इंडिजिनस लोग थे जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, जिनका कलर थोड़ा सांवला था, वो दे गॉट पुश्ड बैक बाय आर्यंस टू साउथ इंडिया।
तो इसलिए साउथ इंडिया में आपको थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग मिलते हैं एंड नॉर्थ इंडिया में थोड़े फेयर। यहाँ पे ऋग्वेदिक एज की बात करें तो वैदिक जो पीपल थे और नॉन वैदिक पीपल थे, उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन था बेस्ड ऑन कलर। वैदिक वर लिटिल फेयर पीपल, नॉन वैदिक वर लिटिल डार्कर, तो रेसिज्म एग्जिस्टेड इन ऋग्वेदिक एज। फिर दास, दास्यूज, ये वर्ड यूज़ किया गया है। अब देखो पिछली लेक्चर में हमने बात करी थी दास्यू हत्या की, और हमने यहाँ पे मैं आपको एक और टर्म बता दूँ कि जो सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके बाद आपके क्षत्रियास आए, फिर वैश्यास आए, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब ये जो फर्स्ट 3 जो कैटेगरी थी, दिस वाज वर्ण सिस्टम। लास्ट में पंचम वर्ण, अब ये चतुर्वर्ण था, पंचम वर्ण में आते थे आपके दास, ठीक है, आउटकास्ट भी बोलते थे इनको। तो ये जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको बोलते थे ट्वाइस बॉर्न। व्हाट डू यू मीन बाय ट्वाइस बॉर्न? द्विज, द्विज बोलते थे इनको, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। अब द्विज ट्वाइस बॉर्न का कॉन्सेप्ट ये है कि कहा जाता था, थ्योरी थी, और ये देखिए अर्ली ऋग्वेदिक एज में ये पॉपुलर थी, और आज के तारीख में भी इनको द्विज बॉर्न बोला जाता है, ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है। तो द्विज बॉर्न मतलब यह है कि एक तो आपने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, वो आप एक नॉर्मल इंसान के रूप में पैदा हुए, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट 3 जो वर्ण थे, यहाँ पे एक रस्म होती थी कि जब आपको जनेऊ पहनाया जाता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद रस्म होती है, एक रीति रिवाज होता है कि आपको जनेऊ पहनाया जाता है। वो जो जनेऊ पहनाने की जो सेरेमनी है, ठीक है, जो रस्म है, तो उस जनेऊ पहनाने की रस्म को बोला जाता है उपनयनम। इट इज़ अ राइट्स ऑफ पैसेज। उपनयनम, आप देखिए, दिस इज द स्पेलिंग, ठीक है, उपनयनम। अब ये जो रस्म होती है, इट इज़ कॉल्ड राइट्स, इट इज़ अ राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ पैसेज। इसका मतलब ये है कि ये रस्म पूरी होने के बाद ही एक शिष्य, ठीक है, वो गुरु उसको अपनाता है शिष्य को। तो ये एक रस्म है कि जब आपकी शिक्षा शुरू होती है, उससे पहले ये रस्म निभाई जाती है, जब आपके जनेऊ पहना जाता है, और इसको पहनाने के बाद ही एक गुरु उसको एज शिष्य, अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, इसी रस्म में ही ये बात छुपी हुई है कि शिक्षा का अधिकार, जो श्रुति थे, जो वेदा थे, वेदा को सुनने का अधिकार, क्योंकि वो उस टाइम पे श्रुति लिटरेचर था, स्क्रिप्ट में की फॉर्म में तो था नहीं, तो वेदा को सुनने का अधिकार, वेदा की पढ़ाई करने का अधिकार सिर्फ ट्वाइस बॉर्न को था, यानी कि पहली 3 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को था। और जो शूद्र थे और या फिर जो पंचम वर्ण में थे, इनको सुनने का भी अधिकार नहीं था। तभी आपने सुना होगा कि जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था कि अगर इनको बाय चांस शूद्र को या पंचम वर्ण के लोगों को अगर वैदिक श्लोक, वैदिक मंत्र का उच्चारण सुन भी जाए तो इनके कानों में गरम गरम तेल डाल दिया जाता था। शिक्षा इनके लिए नहीं बनाई गई थी उस टाइम पे। तो दिस वॉज अ वे ऑफ पनिशिंग देम कि आपने वैदिक मंत्र, वैदिक श्लोका को सुन कैसे लिया, ठीक है। तो ये था, ये आपको क्लियर है। अब हम पढ़ रहे थे दास दास्यूस के बारे में, ठीक है। तो ये जो है, इनको अव्रत बोला जाता था। अव्रत का मतलब है कि ये भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डिनेंस है भगवान का, भगवान ने जो उपदेश दिया, जो ऋषि मुनियों ने सुना, और जैसे वेदा के हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेद जो हैं अपौरुष्य हैं। अपौरुष्य मतलब दे आर नॉट मैन मेड, ये इंसान ने नहीं लिखा है या इंसान ने इसकी कॉम्पोजिशन नहीं करी है, ठीक है। वेदा जिन ऋषि मुनियों ने कंपोज किया, वो कहते हैं कि उनको डायरेक्ट भगवान से इंस्ट्रक्शंस आई थी और फिर उन्होंने बनाया। उन्होंने खुद से नहीं बनाया, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम गॉड ने उनको एक इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो इसीलिए दास्यास को, इनको बोलते हैं कि आपको वेदा सुनने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आप
भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप ओबे नहीं कर सकते। देखिए अलग अलग ये सोसाइटी की कुरीतियाँ थी, सोसाइटी में से रूल्स बनाए गए थे, डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसको आप नेगेटिव उसमें आप लिख सकते हैं कि ऋग्वेदिक सोसाइटी की नेगेटिव। पेपर 1 में बहुत इजीली मेंस में ये सवाल बन सकता है कि ऋग्वेदिक में क्या कुरीतियाँ थी, क्या बुराइयाँ थी उस सोसाइटी में, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। फिर अक्रतु भी थी, इनको बोलते थे, यानी कि नॉट परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, कोई किसी भी तरह की बलि देनी है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, इनको अलग रखा जाता था। ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइस, बलि को बलि देना एक पवित्र रस्म रिवाज रिचुअल मानते थे, तो उसमें दासियों की इन्वॉल्वमेंट ये नहीं रखते थे जो ट्वाइस बॉर्न हैं, जो द्विज वर्ण हैं। फिर आप आ जाइए 10th मंडल, जो ऋग्वेद की 10वीं किताब है। ऋग्वेदिक में हमने बात करी थी कि 10 किताब थी, जो 2nd से लेके 7th किताब थी। इन 10 किताबों को मंडल बोलते थे। जो 2nd से 7th किताब थी वो सबसे पहले लिखी गई, और 1st और 8th 9th 10th वो बाद में लिखी गई। तो जो 10th किताब थी उसको नाम था पुरुष सूक्त, और उसी में ही चारों वर्ण का मेंशन किया गया है। कौन कौन से वर्ण थे, जो मैंने आपको 4 वर्ण बताए हैं। ठीक है, तो अगेन इससे आपको ये पता चलता है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। वहाँ पे भी ऊंच नीच डिस्क्रिमिनेशन था, और ये आपको बुक का नाम अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। GS1 के पेपर में ये सवाल आ सकता है। तो 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद पुरुष सूक्त में वर्णों का मेंशन किया गया है। फिर क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक ट्राइबल सोसाइटी थी, ठीक है, हमने पढ़ा कि कुल फैमिली को बोलते थे, और गण बोलते थे ट्राइब को। तो ट्राइबल असेंबलीज अलग अलग तरह की थी, उनके नाम देख लीजिए। अगेन ये प्रीलिम्स में टर्म्स के बेसिस पे बड़े सवाल आते हैं वैदिक सोसाइटी में से। तो सभा, अब सभा को अगर मैं आज की तारीख से इक्विवेलेंट करूं कि आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच बैठते हैं, कोई भी जब इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम आती है उसके जजमेंट के लिए जब बेंच बैठते हैं, जैसे केशवानंद भारती जो केस था उसमें आई थिंक 11 जज बेंच बैठा था, तो ऐसे ही सभा होती थी उस टाइम पे। इट वॉज एलीट एक्सक्लूसिव बॉडी, मतलब यहाँ पे बहुत ही विद्वान ज्ञानी लोग बैठते थे, स्कॉलर्स बैठते थे, एंड उनका काम था ज्यूडिशियल फंक्शन, मतलब जजमेंट देना या इंसाफ करना। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि सभा कैन बी इक्वलेंट टू टुडेज जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठता है किसी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट को देने के लिए। ठीक है, फिर आता है समिति। समिति इज आम जनता, फोक असेंबली, आम जो लोग हैं गांव के लोग उनकी असेंबली, बट इसको हेड कौन करेगा? राजा इस समिति को हेड करेगा। फिर उसके बाद आता है विदाता जो थी, इट वॉज नॉट हेडेड बाय राजन। अगेन ये भी एक ट्राइबल असेंबली थी, आम लोगों की असेंबली, बट इसके अलग अलग फंक्शंस थे, बहुत सारे फंक्शंस थे, बट इट वॉज नॉट हेडेड बाय समबडी हु इज रूलिंग देम। राजा के, अगर राजा हेड है तो समिति है, अगर राजा हेड नहीं है, सिर्फ एक असेंबली है, जनरल असेंबली, तो दैट इज विदाता। देन गण जो वर्ड है, इसको हमने ऊपर देखा था कि ये जन इज फॉर ट्राइब एंड गण इज फॉर अ जनरल टर्म फॉर असेंबली या किसी भी तरह की ट्रूप है, किसी भी ग्रुप को गण बोलते थे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अब सोसाइटी के बारे में थोड़े और पॉइंट्स हैं। ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी थी? ऋग्वेदिक सोसाइटी में पेट्रियार्कल, जब आप बोलते हैं पेट्रियार्कल थी, पेट्रिलिनियर थी, तो ये एक फैक्ट आप ज़रूर लिख के आएंगे कि देयर वाज अ डिज़ायर फॉर बॉय चाइल्ड। ठीक है, गर्ल चाइल्ड की इतनी चाहत नहीं होती थी उस टाइम की फैमिलीज़ में। दे वांटेड अ बॉय चाइल्ड टू बी बॉर्न। ठीक है, गर्ल्स वर फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स। ठीक है, दे हैड द राइट कि भाई कोई नहीं पसंद तो उसको मना कर सकते हैं, एंड देयर वाज नो प्रेशर ऑन देम कि इसी इंसान से शादी करनी है। तो दिस इज, ये आप पॉजिटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं उस टाइम की ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में। देयर वाज नो इंस्टेंस ऑफ सती पर्दा या चाइल्ड मैरिज। तो अगर आपने उस सोसाइटी के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं तो आप ये पॉइंट्स लिख के, या नेगेटिव लिखने हैं तो आप लिखिए पेट्रियार्कल, पेट्रिलिनियल या बॉय चाइल्ड की डिज़ायर होती थी।
तो सती प्रथा उस टाइम पे नहीं थी, पर्दा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये बहुत बाद में आई हैं, जब सोसाइटी डिटीरियोरेट करती है, जब एक सोसाइटी मैच्योर स्टेज से डिक्लाइन करनी शुरू करती है। रिलीजन का भी यही है, जब कोई नई शुरुआत होती है, कोई धर्म या किसी सोसाइटी की शुरुआत होती है तो इट स्टार्ट्स लाइक दिस। फिर एक पीक आती है, एक मैच्योर लेवल आता है जब वो बहुत ही एडवांस थिंकिंग उनकी हो जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। तो बुरा टाइम लेटर वैदिक एज का शुरू होगा बाद में। अभी पर्दा सिस्टम नहीं है, सती सिस्टम नहीं है, चाइल्ड मैरिज नहीं है। फिर ये कुछ यज्ञ होते थे, आपने ये सुनी होंगी प्रथाएं, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। तो राजसूय मतलब जब राजा को राजा की उपाधि बनाने की जो सेरेमनी होती है, राज्याभिषेक जब होता है, उसको बोलते हैं राजसूय। ठीक है, यानी कि राजा प्रिंस से जब कोई राजा बनता है दैट इज राजसूय, उसका राज्याभिषेक, कॉन्सेक्रेशन ऑफ किंग। तो उस सेरेमनी के बाद ही वो राजा डिक्लेयर होता है। सुप्रीम पावर, पूरा कंट्रोल उसको इसी राजसूय सेक्रीफाइस के बाद मिलता था। अब राजसूय से पहले एक और सेक्रीफाइस होता था, एक और यज्ञ होता था, दैट इज वाजपेय। वाजपेय में क्या होता था, राजा कौन बनेगा, राजा अगर आपको बनना है, यानी कि अगर आपका राज्याभिषेक चाहते हैं आपका हो, तो उससे पहले आपको एक रथ की रेस होती थी, चैरियट रेस। ठीक है, वो उसमें आप अपना रॉयल जो चैरियट है वो दौड़ाओगे और आपको बाकी सब जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हराना पड़ेगा, तभी आप राजा बनने के लायक हैं, तभी आपका राज्याभिषेक होगा। तो वाजपेय क्लियर करेंगे तभी आप राजसूय स्टेज पे पहुंचेंगे। अब राजा बनने के बाद एक और होता था यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, आपने बहुत फेमस है, सुना होगा। इसमें क्या होता था कि राजा अपना घोड़ा, अपना शाही घोड़ा उसको दौड़ा देता था, उसको उसकी चेन खोल के और उसमें किसी भी तरह की बंदिश हटा के उसको दौड़ाता था। और वो जो घोड़ा था वो अपने जो राजा का किंगडम है, राजा की जो एरिया है, टेरिटरी है, उससे बाहर निकल के वो दूसरे राजाओं की टेरिटरी में घुस जाता था। अब होता क्या था, इट रैन अनइंटरप्टेड। अगर तो कोई और किंगडम में घुस गया और वहाँ के राजा ने इसको रोकने की हिम्मत करी, ठीक है, और वो लड़ लिया, तो वो अपने किंगडम को बचा सकता है। अगर वो अनइंटरप्टेड वो घोड़ा भागा और किसी भी राजा ने, दूसरे किंगडम के राजा ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो वो जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली इस राजा का हो जाएगा जिस राजा का वो घोड़ा है। अश्व मतलब घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ। तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी राजा जब उसके किंगडम में घोड़ा आता था और उसको वो चैलेंज करता था तो उसको लड़ना पड़ता था अपने किंगडम को बचाने के लिए। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। ये 3 यज्ञ हमने देख लिए। फिर आप आ जाओ कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्या था ऋग्वेदिक एज में। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपने देखा होगा कि ऋग्वेदिक एज में, इनफैक्ट आज की तारीख में भी हम बोलते हैं कि वरुण देवता या इंद्र देवता या अग्नि देवता, मतलब हम नेचर की फोर्सेस को पूजते हैं। ठीक है, राग मल्हार जो होता है वो बारिश लाने के लिए गाया जाता है, राग दीपक होता है दीपक जलाने के लिए गाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो किस तरह का रिलीजन था, ये लोग बहुत सारे, इनका कोई एक भगवान नहीं था, ये बहुत सारे भगवान को पूजते थे। जैसे मैंने आपको बोला, वरुण देवता हो गया, इंद्र देवता हो गया, अग्नि देवता, सोम देवता। सोम इज़ लिटरली, अगर मैं आपको बताऊं, लॉर्ड ऑफ द प्लांट्स। तो सोम रस, बेसिकली वो अल्कोहल को, वो शराब को भी देवता के रूप में पूजते थे। ठीक है, तो ऐसी जब अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग देवताएं हैं और एक एक वेद में एक एक भजन, एक एक हिम को उन्होंने एक पर्टिकुलर देवता की प्रशंसा में डेडिकेट किया है, ऐसे रिलीजन को बोलते हैं कैथीनोथिज्म। कैथीनोथिज्म या हीनोथिज्म। कैथीनोथिज्म मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर भजन में एक जब एक भगवान की पूजा करी जा रही है, प्रशंसा करी जा रही है, तो उस टाइम पे वही
सबसे बड़ा भगवान है, वही है, बाकी कोई भगवान उस टाइम पे नहीं है। तो अगर एक भजन में वरुण देवता की पूजा हो रही है तो वरुण ही सबसे बड़ा भगवान है, उस टाइम पे वरुण है। तो इसको ये भी बोलते हैं कि वन गॉड एट अ टाइम। अगर आप राग मल्हार गा रहे हैं तो आप इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं उस टाइम पे, उस सीज़न के लिए, बारिश लेके आने के लिए आपको इंद्र देवता की ज़रूरत है। उस टाइम पे कोई और देवता का कोई रोल नहीं है, उनका कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कैथीनोथिज्म। तो रिलीजन की टाइप क्या थी? कैथीनोथिज्म, वन गॉड एट अ टाइम। एक पर्टिकुलर भजन वॉज डेडिकेटेड होली टू वन गॉड एंड एट दैट टाइम दैट गॉड इज सुप्रीम, ठीक है। फिर आ जाओ द डेटी, हाँ वही, डेटी इन्वोक्ड इन हिम इट वॉज कंसिडर्ड सुप्रीम गॉड, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी टर्म्स है बट ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं, दुहित्री। दुहित्री मतलब उस बेटी को बोलते थे जो गाय का दूध निकालती थी, दुहित्री, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर निष्क मैंने आपको बता दिया, ऐसा एक गोल्ड का ऑर्नामेंट, वो किसी भी शेप का, किसी भी उसका हो सकता है, बट उसकी एक फिक्स्ड वेट होगा और एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो इट वॉज, निष्क वॉज यूज्ड एज अ करेंसी। फिर गोघना, गोघना मतलब गेस्ट हु इज़ फेड ऑन कैटल। तो वहाँ पे ये आप लिख सकते हैं कि भाई वेजिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, गेस्ट मतलब कोई अगर स्पेशल इंसान आपके घर में आया है, अतिथि आया है, तो उसके सत्कार में आप उनको, दे वर फेड ऑन कैटल, तो उनको कैटल का मीट खिलाया जाता था। ट्राइबल सोसाइटी है तो ट्राइबल सोसाइटी में नॉन वेजिटेरियन होना इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, तो ये आप याद रखें। फिर गौधुली संगव, आज की तारीख में भी बोला जाता है गौधुली सांगव, यानी कि जब शाम पड़ती है, आपने देखा होगा तो हवा में आपको हल्की सी मिट्टी दिखती है और पीछे डूबते हुए सूरज की जो आपको लाली दिखती है, उससे इवनिंग का जो एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक एनवायरनमेंट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड गौधुली संगव, यानी कि एक हल्की सी मिस्ट सी होती है, मिट्टी की एक चादर सी होती है हवा में, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग, या इट्स अ मेजर ऑफ टाइम। अब मेजर ऑफ टाइम इसको बोला, अगर आपके टर्म आ गया प्रीलिम्स में तो गौधुली सांगव, येस इट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम। इवनिंग को, शाम जब पड़ती है, उसको ये बोला जाता है। फिर आता है गव्युति। गव्युति इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। एक गव्युति होती है 12,000 फीट की, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, अब आ जाओ आप लेटर वैदिक एज में, जब डिक्लाइन शुरू होता है इस सोसाइटी का। अब लेटर वैदिक एज जब शुरू होती है तो ये बेसिकली जो सप्त सिंधु वाला एरिया था, जो इंडस रिवर वाला एरिया था, वहाँ से दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू गैंजेटिक दोआब। गंगा यमुना का जो दोआब है उस एरिया में ये शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं, और वहाँ पे ये आर्यंस, ये लोग सेटल हो जाते हैं। तो ये जब पीरियड होगा, ये होगा 900 BC से 500 BC, ठीक है। अब इसका मेंशन कहाँ मिलता है कि हाँ जी आर्यंस माइग्रेट घूम घाम के इधर आए थे, गंगा के पास बसे थे। तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन टर्की में मिली थी, कुरेदी हुई थी ये पत्थर पे, बोगस कोई भाषा में, बोगस कोई स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे आपको मेंशन मिलता है बेसिकली बहुत सारे देवताओं का, वरुण देवता, इंद्र देवता का मेंशन मिलता है। तो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका वेदों में जो इनका मेंशन किया गया, तो उनको समझ में आया कि ये वेद के टाइम पे हैं। फिर जब इन्होंने कार्बन डेटिंग करके टाइम देखा होगा तो इनको लेटर वैदिक एज के टाइम से ये रिलेट कर पाए होंगे, एंड देन दे रियलाइज्ड कि हाँ जी अराउंड इस टाइम पे आर्यंस थे, ये ईरान से इंडिया मूव हुए थे, ठीक है। आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड। अब देखो विधेय माधव, अब विधेय माधव का मतलब है, माधव मतलब किंग, राजा, और विधेय वॉज अ प्लेस, बेसिकली यूपी वाला जो एरिया है जहाँ पे गंगा नदी का जो दोआब है उस एरिया को विधेय बोलते थे, और उसका जो राजा है उसको बोलते हैं विधेय माधव, ठीक है। तो ये जो ईस्ट वर्ड मूव किए, इसकी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विधेय माधव इन सतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव की स्टोरी है, और उसमें आर्यंस के मूवमेंट की बात करी गई है, ईस्टवर्ड मूवमेंट की। लेटर वेदास में
पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को, अब भारतवर्ष आपको मैंने बताया था कि भारतवर्ष वर्ड इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। लेटर वेदास में जो मेंशन है पूरे इंडिया को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज आर्यव्रत जो कि नॉर्थ इंडिया है। तो दिस शोज द जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्यंस कि भाई उन्हें पता था, उन्हें इस एरिया की जानकारी थी। आर्यव्रत बोलते थे नॉर्थ इंडिया को, मध्य देश बोलते थे सेंट्रल इंडिया को। आज के तारीख में भी देखिए ऐसे ही नाम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आर्यव्रत इज नॉर्थ इंडिया, मध्य देश इज सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिण पथ इज साउथ इंडिया या पैसेज टू द साउथ। ठीक है, जो साउथ की तरफ जाने वाला पैसेज था विंध्यास की क्रॉस करके, विंध्या माउंटेन रेंज क्रॉस करके, दैट वाज कॉल्ड दक्षिण पथ। अब बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन एज आपकी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेगालिथिक एज के बारे में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 BC। 1000 BC में आयरन एज की शुरुआत हो चुकी है। सतमन के, या इसको सातमन भी बोलते हैं, सातमन गोल्ड कॉइन्स को बोला जाता था। अब देखो निष्क मैंने बोला था इट्स अ गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड वेट, तो ये भी करेंसी के तौर पर यूज़ होता था। इसके अलावा सातमन वो भी गोल्ड का ही कॉइन होता था ऑफ अ पर्टिकुलर वेट एंड वैल्यू, तो दैट वाज आल्सो यूज एज अ करेंसी। फिर बार्टर सिस्टम भी था और करेंसी सिस्टम भी थी। ये आप याद रखिए, दोनों सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब जैसे चावल दे के दाल ले लिया, नेगोशिएट कर लिया, उसमें पर्टिकुलर आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, वो ऑन द स्पॉट जिसने जिस बात को माना वो हो गया। मैंने फॉर्च्यूनर दे के मर्सिडीज़ ले ली, ठीक है, तो 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ज़रूरी नहीं है वही सिस्टम मैं अगर किसी और के साथ डील करने चाहूँ तो वो शायद मेरे को फॉर्च्यूनर दे के मर्सिडीज ना दे, वो शायद मेरे को एंडेवर दे दे। तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 पीपल इन्वॉल्व, बायर एंड सेलर। ठीक है, फिर आ जाओ पॉटरी लेटर वैदिक एज में कैसी थी। तो इट वॉज पेंटेड, पेंट होता था और ग्रे कलर की होती थी। देखो ऐसी है, फोटोज़ मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो ये घड़ा है, घड़े के ऊपर ये जो अब आपको बैकग्राउंड जो है वो ग्रेइश है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से पेंट किया गया है। तो पेंट इज़ ब्लैक एंड ग्रे कलर की ग्रे वेयर है, ग्रे कलर का बर्तन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि लेटर वैदिक एज इज एसोसिएटेड विद पेंटेड ग्रे वेयर। एंड इसके हमें एविडेंसेस कहाँ मिले हैं, एक तो हरियाणा में जगह है भगवानपुरा और पंजाब में 3 जगहों पे पेंटेड ग्रेवेयर मिली है। सो दैट मीन्स कि लेटर वैदिक एज पीपल यहाँ पे रहते थे और फिर यहाँ से वो गंगा वाली साइड माइग्रेट होते हैं। ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था जब हम दास्यूज की बात कर रहे थे और द्विज वर्ड की बात करते हैं, ट्वाइस वन। अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि बेसिकली 4 वर्ण थे। जो पंचम वर्ण था उनको पराया हरिजन्स बोलते थे। जो आज की तारीख में हम शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, वैसे तो इट वाज अ ट्राइबल सोसाइटी, बट अगेन उस टाइम पे ट्राइब्स ही थी, उस टाइम पे शहरीकरण नहीं हुआ था। जो आज की तारीख में शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो उस टाइम के पंचम वर्ण में आते थे, पराया हरिजन्स। देवर आउटकास्ट, देवर अनटचेबल, इनको छुआ भी नहीं जाता था, इनकी परछाई से भी दूर भागते थे। जो फर्स्ट 4 वर्ण हैं, फर्स्ट 4 में भी जो फर्स्ट 3 हैं देवर कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न, द्विज, अगेन जनेयू उपनयनम की जो संस्कार है, जो राइट्स ऑफ पैसेज है, ये एक सेरेमनी है, वो सिर्फ पहले 3 वर्ण में ही होती थी। यानी कि पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सिर्फ पहले 3 वर्णों को ही था, शूद्रस को नहीं था। ठीक है, तो दिस वॉज द हायरार्की इन लेटर वैदिक एज एज वेल। आर्यंस वर कॉल्ड द्विज, ट्वाइस बॉर्न। नॉन आर्यंस शूद्रास होते थे, देवर अद्विज एंड आउटकास्ट, अनटचेबल। इवन जो फॉरेनर्स उस टाइम पे मान लीजिए कोई फॉरेन अटैक होता था, उनको भी ये आउटकास्ट की कैटेगरी में रख देते थे। फिर वेरियस पॉलिटिकल फंक्शनरीज, अब ये मैंने आपको डेटा दे दिया है, ये टर्म्स मैंने इसलिए मेंशन कर दिए हैं बिकॉज यूपीएससी हमेशा व्हेन इट कम्स टू वैदिक पीरियड टर्म्स पे बहुत खेलती है, एंशिएंट हिस्ट्री में टर्म्स पे बहुत खेलती है। तो देख लेते हैं हम किस वर्ड का क्या मतलब है। ये आप रट्टे लगा लेना, ये आप याद कर लेना। भाग दुगा, थोड़ा मैं आपको तरीका बता दूंगी कि कैसे भी याद करना है। रेवेन्यू कलेक्टर को बोलते थे भाग दुगा। अब भाग करना यानी कि कुछ लेवल पे मैथ्स इन्वॉल्व है, रेवेन्यू के मामले में पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो भाग दुगा।
कि भाग करने वाला जो प्रोसीजर है वो रेवेन्यू कलेक्टर करेगा। फिर स्थपति या अथपति, स्थपति या अथपति दिस इज चीफ जज। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे स्थपति होते थे अथपति। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। फिर अक्षवाप, अक्षवाप मतलब अकाउंटेंट। महिषी, महिषी मैंने आपको पहले बताया था, महिषी या महिषी इज चीफ क्वीन। एंड देन वी हैव पालगल, पालगल इज मैसेंजर, यानी कि एक दूत कह लीजिए, दूत तो नहीं कहेंगे, दूत बेसिकली डिप्लोमेट को कहते हैं। मैसेंजर मतलब किसी एक इंसान को आपने भेजा एक किंगडम से दूसरे किंगडम तक मैसेज भेजने के लिए, तो दैट इज पालगल। तक्षम, तक्षम इज कारपेंटर। सूत, सूत स को ऊ की मात्रा। चैरियटर जो आपका रथ चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं, राजा पीछे बैठा है, जो आपका रथ चला रहा है उसको बोलते हैं चैरियटियर या सूत। फिर जीवगृभ, जीवगृभ मतलब पुलिस ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल को बोलते थे जीवगृभ। फिर आता है आपका मध्यमासी, मध्यम, अब मासी जैसे बिल्ली मासी होती है, छोटी स्टोरीज में सुना होगा, बिल्ली मासी क्या होती है, मीडिएटर, आधी उधर आधी इधर की। वो अब आपकी जब टीम्स डिवाइड नहीं होती हैं, जब ऑड नंबर होता है, 7 है, 7 लोग हैं, तो एक बंदे को बिल्ली मासी बना देते हैं, वो दोनों की साइड से खेलता है। तो मध्यमासी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मध्यमासी इट्स अ मीडिएटर फॉर डिस्प्यूट सॉल्विंग। तक्षण, तक्षण कारपेंटर, आई थिंक ये दोबारा मेंशन हो गया है, पहले मैं मेंशन कर चुकी हूँ। फिर स्पसाज, स्पाइज, स्पसाज, ठीक है, वेरी सिमिलर वर्ड्स इंग्लिश और उस टाइम की संस्कृत में, एंड इसको मैसेंजर से बोलते थे। स्पासाज या स्पसाज स्पाइज हैं ये, ठीक है। फिर रिलीजन इन लेटर वैदिक एज, उस टाइम पे रिलीजन डेटीरियोरेट होता है, उसकी हालत ख़राब होती है। कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, किलिंग एनिमल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। देखिए बलि की प्रथा पहले भी थी, बट यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया, एक कल्ट, एक रिवाज ही बन गया कि एनिमल्स की किलिंग बहुत ही बड़े स्केल पे होने लग गई। इंद्र और अग्नि लॉस्ट इंपॉर्टेंस। अगेन मैंने उस टाइम पे बोला था कि फोर्सेज ऑफ नेचर को वो भगवान के रूप में पूजते थे, बट इस टाइम पे जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, इस रिलीजन को एनिमिज्म भी बोलते हैं। अगर आपके सवाल आता है कि ऋग्वेदिक एज में एनिमिज्म था, यस, एनिमिज्म मतलब होता है कि एनिमेटेड फॉर्म में वो देखते थे फोर्सेस ऑफ नेचर को। क्या पानी में जान है, क्या बारिश में जान है, क्या दीपक में जान है, क्या हवा में जान है, बट नहीं, वो हवा को भी देवता के रूप में देखते थे, यानी कि हवा को भी एक सोल है, हवा में भी जान है, हवा को एनिमेटेड फॉर्म में देखते थे। तो अब जब हवा, नदी, पानी, इन सब चीज़ों को एनिमेटेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एनिमिज्म, द रिलीजन ऑफ एनिमिज्म। और ये आज की तारीख में भी ट्राइबल सोसाइटीज़ में आपको दिखेगा, ठीक है। आज की तारीख में भी जो ट्राइब्स रहती हैं इंडिया में, दे वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, दे वर्शिप हवा, वरुण देवता, अग्नि देवता, टर्म्स उनकी अलग होंगी, लोकल डायलेक्ट होगा, बट अगेन दे वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। तो अग्नि और इंद्र देवता की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। प्रजापति, क्रिएटर टुक देयर प्लेस, तो यानी कि उस टाइम पे जो मल्टीपल गॉड्स को पूछते थे, उसकी जगह एक ने ले ली, प्रजापति ने। तो गॉड्स एक उसमें सिमट रहा है, प्रजापति एक ही वर्ड आ गया, क्रिएटर, दैट रिप्लेस जो मल्टीपल गॉड्स थे, जो मल्टीपल वेदा के भजनों में जो मल्टीपल गॉड्स की पूजा होती थी, जो जिसको हमने टर्म यहाँ पे यूज़ करी थी, द टर्म यूज्ड हियर वाज कैथीनोथिज्म, वन गॉड एट अ टाइम, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय प्रजापति के भाई एक ही भगवान है। एंड रुद्र एंड विष्णु बिकेम इम्पॉर्टेंट, ये इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, रुद्र एंड विष्णु दे बिकम इम्पॉर्टेंट। सिंबॉलिक वर्शिप, अब देखो ऋग्वेदिक टाइम पे यानी कि 1500 से 900 BC में टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, और आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। मूर्ति पूजा टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट की एक जगह है पवित्र, वहाँ पे जाके आप पूजा करेंगे, वहाँ पे भगवान बसते हैं, वो कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक एज में आता है। तो आइडोलेट्री बिकेम प्रोमिनेंट। सिंबॉलिक वर्शिप, या किसी एक चीज़ को, किसी एक मूर्ति को भगवान मान लेना और उसकी पूजा करना, दैट कॉन्सेप्ट केम इन लेटर वैदिक एज। अश्वमेध, वाजपेय एंड राजसूया, ये बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट यज्ञ, ठीक है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करे थे। तो दिस इज वेयर वी एंड आर
वैदिक यूनिट 3 वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सो दिस वॉज द लास्ट फ्री लेक्चर विच आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। तो ये आपको लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट इसके बाद के अगर आपको लेक्चर्स का एक्सेस चाहिए वो 15 तारीख से आपको फ्री अवेलेबल होंगे, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑन माय वेबसाइट। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो आप 15 से 30 तारीख तक पूरा लेक्चर, यानी कि अभी ये इसके बाद आपका महाजनपद दास आएंगे, फिर मौर्यन पीरियड आएगा, फिर गुप्ता पीरियड आएगा, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ पे कवर होगी एंड दैट विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 15 to 30 नवंबर। उसके बाद वो पेड कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो एट अ वेरी नॉमिनल रेट, 849 रुपीज़ का पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। तो अगर आप अभी एक्सेस नहीं कर पाए तो बाद में आप यू कैन परचेज इट ऑल्सो, इट विल बी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वैदिक एंड लेटर वैदिक पार्ट। इसके बाहर यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगी, और पूछती भी है तो वो किसी को भी नहीं आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो किसी को भी नहीं आता होगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स मीट अगेन in Unit 4 Mahajanapadas.